आजकल के इस जदीद दौर में हम घर बैठे पूरी दुनिया के बारे में जान लेते हैं। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बआसानी जिससे चाहें जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पीछे एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम आम जिंदगी में कोई ख़ास अहमियत नहीं देते। एक ऐसी डिवाइस जिसको 20वीं सदी की सबसे अहम इन्वेंशन कहा जाए तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर की। पर इस छोटे से ट्रांजिस्टर के थ्रू ऐसा क्या हुआ जिससे एक ही सदी में हमने इतनी तरक्की कर ली। लेट्स डिग इन। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन इस छोटे से डिवाइस की वजह से जो टेक्नोलॉजिकल इनकलाब आया उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सेल फोन, कैमरा, MP3 प्लेयर, रेडियो, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल वॉचेस, यहाँ तक कि ये कहा जाए कि इंसान के चांद तक पहुँचने में इसका किरदार है तो गलत ना होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इन सब एडवांसमेंट्स का एक ट्रांजिस्टर से क्या कनेक्शन। ये कनेक्शन जानने के लिए इसकी तारीख पर नज़र डालते हैं और वक्त में थोड़ा पीछे जाते हैं, अराउंड 20वीं सदी के आगाज़ में, और साल है 1904, जब एक इंग्लिश फिजिसिस्ट जॉन एम्ब्रोज ने ये वैक्यूम ट्यूब या डायोड तैयार किया जिसको बेसिकली शुरुआती रेडियो रिसीवर्स में इस्तेमाल किया जाता था। फिर तकरीबन 2 साल बाद एक अमेरिकन इन्वेंटर ली डेफोरेस्ट ने इस डायोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये चीज़ तैयार की जिसे डिफॉरेस्ट ने ऑडियन का नाम दिया और इसे ट्रायोड के नाम से भी जाना जाता है। डिफॉरेस्ट के बनाए हुए इस डिवाइस को कुछ ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। फिर एक अमेरिकन टेलीफोन कंपनी AT&T जब पूरे मुल्क में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके सामने चैलेंज ये था कि उस वक्त कोई ऐसा एम्पलीफायर ही नहीं था जो कि सिग्नल्स को इतना एम्पलीफाई कर दे कि फ़ोन कॉल मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक हो सके। उस वक्त AT&T की बेल लैब्स में डिफॉरेस्ट की इस वैक्यूम ट्यूब को कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ एक एम्पलीफायर के तौर पर टेस्ट किया गया जिससे उन्हें कामयाबी मिली और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल मुमकिन हुई। लेकिन एक वैक्यूम ट्यूब और सिग्नल्स का क्या कनेक्शन, ये जानने के लिए थोड़ा सा इसके काम पर नजर डालते हैं। डायोड में 2 पॉइंट्स होते हैं, कैथोड और एनोड। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है जबकि कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से। कैथोड को हीट अप करने के लिए एक पावर सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कैथोड हीट अप होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ट्यूब में वैक्यूम होने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस कम होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड की तरफ बआसानी ट्रैवल करते हैं और इस तरह से करंट एक ही सिंक में फ्लो करता है। डिफॉरेस्ट ने इस सर्किट में एक और कनेक्शन का इजाफा कर दिया जिसे ग्रिड कहते हैं, जिससे ये ट्रायोड बन गया। ग्रिड को पॉजिटिव चार्ज देने से करंट एम्पलीफाई हो जाता है और अगर ग्रिड को नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इससे रिपेल होते हैं और करंट का फ्लो रुक जाता है। यानी इस ग्रिड से ये एक ऑन ऑफ स्विच या एम्पलीफायर बन गया जिसके थ्रू टेलीफोन कॉल्स के सिग्नल्स एम्पलीफाई किए जा सकते थे। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम इन्वेंशन थी जिसका अंदाजा आने वाले वक्तों में हुआ। लेकिन इन वैक्यूम ट्यूब्स का एक प्रॉब्लम था, ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती थी और इसी वजह से इनके अल्टरनेट पर काफ़ी रिसर्च चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद AT&T की बेल लैब्स में भी वैक्यूम ट्यूब्स के अल्टरनेट पर रिसर्च चल रही थी और इसके लिए वो एक नए तरह के मटेरियल सेमीकंडक्टर्स के थ्रू इस डिवाइस को बनाना चाहते थे। सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का ना बहुत अच्छा कंडक्टर हो जैसे मेटल और ना ही बैड कंडक्टर हो यानी इंसुलेटर हो जैसे ग्लास। बेल लैब्स में साइंटिस्ट की एक टीम तैयार की गई जिनमें फिजिसिस्ट जॉन बार्डीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन शामिल थे। शॉकले इस टीम के लीडर थे और इनका ये ख्वाब था कि इस नए डिवाइस की इजाद में डायरेक्टली उन्हीं का हाथ हो। फिर 16 दिसंबर 1947 को बार्डीन और ब्रेटन को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने एक डिवाइस तैयार कर लिया जिसे पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का नाम दिया गया। इस डिवाइस में एक मेटल बेस पर सेमीकंडक्टर का एक पीस जर्मेनियम था जिस पर एक प्लास्टिक ट्रायंगल था और इसके साइड्स पर गोल्ड फॉइल थी। इस ट्रायंगल के ऊपर एक स्प्रिंग था जो कि ट्रायंगल की टिप को जर्मेनियम से प्रेस करके रखता था और इसी वजह से इसे पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इसको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो इसकी एक साइड से वीक सिग्नल एंटर होता है। जब बेस पर पावर अप्लाई की जाती है तो सिग्नल दूसरी तरफ से एम्पलीफाई होकर आता है।
जब इस डिवाइस को बनाया गया तो इसका कोई मखसूस नाम नहीं था। क्रिस्टल ट्रायोड, सॉलिड ट्रायोड और सेमीकंडक्टर ट्रायोड जैसे नाम ज़ेरे गौर लाए गए, लेकिन बेल लैब्स में मौजूद एक इंजीनियर जॉन पियर्स ने इस डिवाइस के लिए ट्रांजिस्टर का नाम दिया और तब से ये डिवाइस इसी नाम से जाना जाता है। शॉकले को जब इस डिवाइस का पता चला तो इन्हें खुशी की बजाय मायूसी और धचका ज्यादा लगा, क्योंकि ये इजाद वो डायरेक्टली खुद करना चाहते थे और इस वजह से इनके और इनके टीम मेंबर्स के दरमियान तलखियां भी पैदा हो गईं। शॉकले जानते थे कि बार्डीन और ब्रेटन का ट्रांजिस्टर थोड़ा नाजुक था और इसी मोटिवेशन ने शॉकले को पुश किया कि वो इससे बेहतर ट्रांजिस्टर बनाएं। जून 1948 में शॉकले ने एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तैयार कर लिया, जो कि वाकई डिज़ाइन वाइज पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर की निस्बत ज़्यादा बेहतर था। शॉकले ने इस डिवाइस में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया। सेमीकंडक्टर के लिए सबसे मौजू एलिमेंट सिलिकॉन है, लेकिन पहले बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम को इस्तेमाल किया गया था। सेमीकंडक्टर की खास बात यह होती है कि ये हाई टेम्परेचर्स पर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी मिलावट यानी इम्प्योरिटीज डाल दी जाएं तो इसकी कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। जी हाँ, वही डोपिंग जिसके लिए क्रिकेटर्स का ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। लेकिन आखिर सिलिकॉन को डोपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके लिए सिलिकॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ एक नजर डालते हैं। सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे सिलिकॉन क्रिस्टल बन जाता है। कंडक्टिविटी या करंट के फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इसीलिए सिलिकॉन एक अच्छा कंडक्टर नहीं कहलाता। तो सिलिकॉन में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको किसी ऐसे एलिमेंट से डोप किया जाता है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल फास्फोरस, जिसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे एन टाइप डोपिंग कहते हैं। लेकिन सिलिकॉन को एक ऐसे एलिमेंट से भी डोप किया जाता है जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जैसे बोरॉन, जिसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसे एक होल के तौर पर भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे पी टाइप डोपिंग कहते हैं। सो पी और एन को जब कंबाइन किया जाता है तो इस एन और पी रीजन की बाउंड्री पर एन में मौजूद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन के होल्स को फिल करना शुरू कर देते हैं। जब एन रीजन इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब पी रीजन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एन रीजन से मजीद इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन की तरफ नहीं जा पाते और इस चार्ज की वजह से एक रुकावट बन जाती है, जिसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इस एन और पी के कम्बिनेशन को डायोड कहते हैं। ट्रांजिस्टर में आमतौर पर पी टाइप की थिन लेयर को एन टाइप के दरमियान सैंडविच कर दिया जाता है, जिससे एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाता है, जैसा शॉकले ने तैयार किया था। इस ट्रांजिस्टर में एक साइड को इमिटर, पी रीजन को बेस और दूसरी साइड को कलेक्टर कहते हैं। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमिटर पोर्शन को कलेक्टर की निस्बत ज्यादा डोप किया जाता है। अब अगर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ फ्लो करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इमिटर के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर पी रीजन की तरफ जाते हैं। लेकिन पी रीजन पर डिप्लीशन लेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे और ट्रांजिस्टर एक तरह से ऑफ स्टेट में ही रहेगा, चाहे बैटरी के टर्मिनल्स को तब्दील भी कर दिया जाए। ट्रांजिस्टर में असल मैजिक तब शुरू होता है जब इसमें एक और छोटी बैटरी का इजाफा कर दिया जाए, इसके नेगेटिव को इमिटर से जबकि पॉजिटिव को बेस से कनेक्ट कर दिया जाए। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी टाइप में मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिससे पी रीजन में होल्स बढ़ जाते हैं और साथ ही इमिटर में हैवी डोपिंग और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस बारीक डिप्लीशन लेयर को पुश करके बेस में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, जिसे डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं, जिससे बेस और इमिटर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। बेस और इमिटर के दरमियान इस फ्लो को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि कलेक्टर पर इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज है और इमिटर पर हैवी डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एक बड़ी तादाद इस बारीक डिप्लीशन बैरियर को तोड़कर कलेक्टर की तरफ भी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, जिससे ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यानी इसका बेस वैक्यूम ट्यूब में मौजूद एक ग्रिड ही की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये साइज और पावर यूजेज में बहुत कम है। वैक्यूम ट्यूब की तरह इस इन्वेंशन को भी उस वक्त कोई खास तवज्जो नहीं मिली, लेकिन शॉकले जानते थे कि ये कितनी बड़ी इन्वेंशन है। ट्रांजिस्टर के मंजर आम पर आने के बाद इस पर किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी और इन्हें कमर्शियली सिर्फ टेलीफोन एक्सचेंजेस, सुनने वाले आलात और रेडियो में ही इस्तेमाल किया गया, जिसकी बड़ी वजह इसमें नाजुक तारों के कनेक्शंस और मॉइस्चर सेंसिटिविटी थी।
शॉकले इस डिवाइस को लेकर काफी संजीदा थे और उन्होंने 1956 में एक इन्वेस्टर आर्नल्ड बेकमैन के ताउन से कैलिफोर्निया में अपनी एक नई कंपनी की बुनियाद डाली, जिसे शॉकले सेमीकंडक्टर का नाम दिया। उसी साल यानी 1956 में बार्डीन, ब्रेटन और शॉकले को ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज भी दिया गया। शॉकले का ये मानना था कि सिलिकॉन जर्मेनियम की निस्बत ज्यादा बेहतर सेमीकंडक्टर है और उन्होंने इस पर रिसर्च के लिए अपनी कंपनी में कुछ बेहतरीन रिसर्चर्स हायर किए, लेकिन उन्हें सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। एक साल बाद ही शॉकले ने सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स पर रिसर्च खत्म कर दी। प्लस इनके एरोगेंट और रिजिड बिहेवियर की वजह से इनकी कंपनी के 8 करीबी रिसर्चर्स ने कंपनी से रिजाइन देकर एक अमेरिकन बिजनेसमैन शर्मन फेयरचाइल्ड के ताउन से एक नई कंपनी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर की बुनियाद डाली। इस कंपनी ने भी जर्मेनियम की बजाय सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की तरफ ज्यादा रिसर्च की और 1958 में इनके पहले मार्केटेड ट्रांजिस्टर ने बहुत शोहरत हासिल की, जो कि B70 बॉम्बर के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ। फेयरचाइल्ड भी बेसिकली एक ट्रांजिस्टर बनाने की कंपनी थी, लेकिन 1959 में फिजिसिस्ट रॉबर्ट नॉइस ने सिलिकॉन के एक टुकड़े पर 4 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट या इंटीग्रेट करके पहला मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार कर लिया। इससे मिलता जुलता जर्मेनियम से बना हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के एक इंजीनियर जैक केल्बे ने भी तैयार किया था, लेकिन नॉइस का डिजाइन केल्बे के डिजाइन से ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इनकी बनाई हुई आईसी सिलिकॉन बेस्ड थी, जो कि जर्मेनियम की निस्बत ज्यादा स्टेबल थी। इसके अलावा इनकी आईसीज जीन हॉयरोनी की डेवलप करदा प्लानर प्रोसेस के थ्रू बनाई गई थी, जिसमें एक सिलिकॉन वेफर के ऊपर ट्रांजिस्टर्स बनाकर उन्हें आपस में एक मेटल लेयर के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया गया, इसीलिए इसे मोनोलिथिक आईसी कहते हैं। जबकि केल्बे की आईसी डिजाइन में इन्हें एक्सटर्नल वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया गया था। इस इन्वेंशन के बाद मॉडर्न दौर के प्रोसेसर्स की बुनियाद डल गई। 1960 से 1965 तक फेयरचाइल्ड मार्केट लीडर रही, लेकिन इसके बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। रॉबर्ट नॉइस ने अपने एक और पार्टनर गॉर्डन मोर, जो कि शॉकले सेमीकंडक्टर और फेयरचाइल्ड में भी उनके साथ थे, फेयरचाइल्ड छोड़ने का फैसला किया और उनके साथ मिलकर 1968 में एक नई कंपनी की बुनियाद रखी, जिसके लिए उन्होंने इंटीग्रेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ड्स को कंबाइन करके इंटेल का नाम दिया। 1971 में इंटेल ने अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 लॉन्च किया, जो कि बेसिकली इन्हीं सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर से बनी हुई आईसीज की एडवांस फॉर्म था। ट्रांजिस्टर्स में सिलिकॉन के यूजेज की वजह से जो एवोल्यूशन आया, उसकी वजह से कैलिफोर्निया के इस रीजन को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर इस वक्त दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, जिनमें गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेस्ला वगैरह शामिल हैं। बिलाशुबा ट्रांजिस्टर्स की इन्वेंशन के बाद इस शोबे में हमने एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखी, जो कि दर हकीकत अभी भी जारी है। और अगर हम महज 20 साल पीछे ही चले जाएं, तो उस दौर की टेक्नोलॉजी और मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी में हम एक वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकते हैं। और इस छोटी सी इन्वेंशन ने महज एक सदी में ही हमारे रहन सहन और इस दुनिया को देखने का अंदाज ही बदल डाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये रैंडम वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप एस्ट्रॉयड्स के बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें।